गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है और सबसे ज्यादा प्रश्न हमें इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो हमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। यानी यहां से हमें सभी प्रकार के आधा नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1.5 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर वाला भी एक प्रश्न हमें इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आज हम इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं और बारीकी से सारे प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रकार के जो प्रश्न होंगे हमारे वो होंगे हमारे आधा नंबर के या ऑप्शन टाइप प्रश्न या फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 10 होंगे, ऑप्शन टाइप हमारे 16 होंगे। ऑप्शन टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए सभी मैंने यही कंबाइन किए, इसी में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स में बात करें तो पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं बात करूं, पादप के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन कहलाते हैं। तो आप लोग जानते हैं जब हम पादपों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं पादप प्रजनन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, पादप प्रजनन कहते हैं। इसी प्रश्न को वो पूछ लेता ऑप्शन टाइप बना करके, इसी प्रश्न को वो पूछ लेता 1 नंबर का, पादप प्रजनन किसे कहते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूं, पादप प्रजनन के द्वारा किसी फसल में विकास करने के लिए खाली जगह आवश्यक होना आवश्यक है। ये काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पादप प्रजनन के द्वारा हम किसी फसल में क्या करते हैं? विकास करते हैं, तो उसके लिए उस फसल में विविधता का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? विविधता। अगर उसमें विविधता नहीं है तो किसी भी प्रकार का हम उसमें विकास नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न, जंगली प्रजाति का मनुष्य द्वारा प्रबंधन करने को खाली जगह कहते हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा, जब जंगली प्रजाति को मनुष्य उगाता है या जंगली प्रजाति की खेती करता है तो वो पद्धति क्या होती है? वो होती है ग्राम्यन। आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ग्राम्यन। क्या कहते हैं इसको? ग्राम्यन कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला, किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की क्रिया को खाली जगह कहते हैं। ये भी बिल्कुल सरल है। जब हम किसी जीन प्रारूप को नए वातावरण या नए स्थान पर उगाते हैं तो उस क्रिया को अपन क्या नाम देते हैं? उस क्रिया को हम नाम देते हैं पादप पुनर्स्थापन। क्या देते हैं? पादप पुनर्स्थापन। समझ में आ गया होगा आपके में, ये वैसे भी प्रश्न में पूछा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, खाली जगह वंशक्रम द्वारा किसी विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या है, एक बार दोबारा से सुन लो। वंशक्रम द्वारा किसी विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है। अब ऐसा कौन सा वंशक्रम है? तो कौन सा वंशक्रम है? शुद्ध वंशक्रम। कौन सा? शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम। जो शुद्ध वंशक्रम चयन है उसके द्वारा किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में सबसे ज्यादा सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को कहते हैं। अब प्रतीप संकरण में जो बार बार उपयोग किया जाता है उस जनक को हम कौन सा जनक कहते हैं? तो आप लोगों को बताया है मैंने कई बार और आपको पता भी होगा, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती जनक कहते हैं। जिस जनक का उपयोग बार बार होता है उसको आवर्ती जनक कहा जाता है। नेक्स्ट में आगे बात करूं, अगला प्रश्न, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन खाली जगह कहते हैं। अब किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो
कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। ये तो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में भी पूछा गया था, जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे उनमें। उसके बाद में अगर बात करूं अगला, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया। अब उत्परिवर्तन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मैं आपको बता दूं, ह्यूगो डी वरीज। किसने किया? ह्यूगो डी वरीज नामक एक वैज्ञानिक था। सबसे पहले उसने क्या किया? उत्परिवर्तन शब्द का उपयोग किया। तो ये तो कुछ 8 हमारे क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स। इसके आगे हम और चलें, हम और भी फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूं आगे, अब यहां भी अपने क्या है? ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 8 हमने कंप्लीट कर लिए। 9वां अपना क्या है? उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारकों को खाली जगह कहते हैं। उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारक क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तजन। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तजन। उत्परिवर्तजन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी सरल भी है, और ये बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है आजकल। उत्परिवर्तजन हो गया। अगला क्या है? द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन खाली जगह कहलाती है। जब द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन होगा तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ध्यान रखना, उस स्थिति को कहा जाएगा सगुणिता। क्या कहा जाएगा? सगुणिता। अब ध्यान रखना, यहां क्या कहा गया है? प्रतियों की संख्या में परिवर्तन। जब प्रति या मैं बात करूं जोड़े, प्रति या जोड़े की संख्या में परिवर्तन होता है तो क्या होती है? सगुणिता। लेकिन जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? असुगुणिता। क्या कहेंगे? असुगुणिता। लेकिन यहाँ क्या वर्ड दिया है? प्रतियों की संख्या में परिवर्तन, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सगुणिता। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं अगला, समूह चयन खाली जगह फसलों में चुनाव की सबसे पुरानी विधि है। काफी अच्छा प्रश्न है। समूह चयन खाली जगह फसलों में चुनाव की सबसे पुरानी विधि है। इसका मतलब है समूह चयन कौन सी फसलों में अपनाया जाता है? तो कौन सी फसलें हैं? परपरागित। कौन सी हैं? परपरागित। अगर मैं परपरागित फसलों की बात करूं तो परपरागित फसलों में चुनाव की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो वो है समूह चयन। आगे अगर हम बात करें, भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र खाली जगह में स्थित है। यह आपको पता होगा। अगर मैं भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो ये कहां स्थित है? सारे लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। सभी को पता होना चाहिए इसका, और पता भी होगा, और कमेंट करके जरूर बता के जाना। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करूं, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है। मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है। अब कौन सी फसल है वो? तो मैं आपको बता दूं, ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल। जो ट्रिटिकेल है वो मानव निर्मित प्रथम अनाज है। आपसे पूछा भी जाता है कि मानव निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है, तो मनुष्य द्वारा निर्मित पहला अनाज कौन सा है? ट्रिटिकेल है। और ये भी बता दूं, ये जो पराबहुगुणता होती है, एक तो स्वबहुगुणता होती है, एक पराबहुगुणता होती है, ये पराबहुगुणता के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, उत्परिवर्तजनों के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को खाली जगह कहते हैं। अब देखो, जब हम भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तजनों का उपयोग करके किसी जीव में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है उत्परिवर्तन प्रजनन। क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन प्रजनन। ध्यान रखना, ये पूछा भी गया था अर्धवार्षिक में। उत्परिवर्तजन प्रजनन। जब हम उत्परिवर्तजनों के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण करते हैं या उत्परिवर्तन पैदा करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं अगला, कृषि प्रारूप एवं
जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना खाली जगह कहलाता है। कृषि प्रारूप और जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना मैंने बहुत बार आपको कराया है। क्या है ये? आनुवांशिक अपरदन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से। आनुवांशिक अपरदन क्या कहा जाता है इसको? आनुवांशिक अपरदन कहा जाता है। ये तो हमारे कंप्लीट हुए फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, वो दोनों ही आपको इन 15 प्रश्नों में से 101% पूछे जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा और भी आगे चलूं, जैसे नेक्स्ट अगर हम चले अगले पॉइंट पर आगे देखते हैं। अब जो हमारे ये प्रश्न है ये वन लाइनर प्रश्न है सारे, जिनमें से हमें वन वर्ड टाइप भी पूछे जाएंगे और हमें वन लाइनर टाइप भी प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न भी हमारे काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। चलिए अब जैसे अगर मैं प्रश्न की बात करूं, पहला क्या है? विपुंसन को परिभाषित कीजिए। विपुंसन क्या है? विपुंसन को परिभाषित कीजिए। तो फसलों को परागित होने से बचाने के लिए परागकणों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। जैसे मान लो हम किसी फसल को परागित नहीं कराना चाहते, 2 पादपों में निषेचन नहीं कराना चाहते, तो उससे पहले जो परिपक्व परागकण है, परिपक्व परागकणों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। आप क्या लिखोगे? आप सीधा लिख दोगे कि किसी फसल में परागण क्रिया को रोकने के लिए परिपक्व परागकणों को हटाने की क्रिया विपुंसन कहलाती है। ये तो भाई हो गया आपका विपुंसन। दूसरी अगर हम बात करें, अगला क्या है? भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा। तो पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम क्या है? ये है आपका NBPGR। NBPGR इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। NBPGR का पूरा नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना, नई दिल्ली में है। आगे अगर मैं बात करूं, जनन द्रव्य से क्या तात्पर्य है? जनन द्रव्य से क्या तात्पर्य है? अब जनन द्रव्य क्या है? जो फसली प्रजातियां होती हैं, जो फसलों की प्रजातियां होती हैं, उनमें उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य कहा जाता है। फसलों की विभिन्न प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? जनन द्रव्य कहलाता है। आपको रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जनन द्रव्य का मतलब हुआ ऐसा द्रव्य जिसकी आवश्यकता जनन में होती है। अब जनन में किसकी आवश्यकता होती है? आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है, तो वो आनुवांशिक पदार्थ की क्या कहलाता है? जनन द्रव्य कहलाता है। परिभाषा क्या होगी? फसलों की विभिन्न प्रजातियों में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ को जनन द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला, बहुगुणिता किसे कहते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जाएगा। बहुगुणिता क्या है? जब किसी द्विगुणित प्रजाति, कोई भी द्विगुणित प्रजाति हो, द्विगुणित प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? बहुगुणिता कहलाती है। किसी भी द्विगुणित प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुगुणिता कहा जाता है। चाहे गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो, चाहे गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो, चाहे वो एक की कमी हो, चाहे वो जोड़े की कमी हो, ये क्या है? बहुगुणिता है। परिभाषा कैसे लिखोगे? किसी द्विगुणित प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि बहुगुणिता कहलाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में अगर बात करूं, ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं, ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन सा होगा? एक तो होगा आपका कृष्य जनन द्रव्य, कृष्य जनन द्रव्य, और दूसरा होगा आपका जंगली जनन द्रव्य। कृष्य का मतलब क्या हुआ? खेती योग्य। जंगली का मतलब क्या हुआ? जो जंगल में प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें उपस्थित जनन द्रव्य। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला
स्व उत्परिवर्तन की संभावना दर क्या होती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो स्वतः उत्परिवर्तन है, स्वतः उत्परिवर्तन की संभावना दर क्या होती है? तो आपको बता दूं, इसकी जो संभावना दर है वो 10 टू दी पावर -4 से 10 टू दी पावर -7 होती है। यानी 10 की घात -4 से लेकर 10 की घात -7 होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके चैप्टर का। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, पादप संगरोध से, पादप संगरोध किसे कहते हैं? पादप संगरोध किसे कहते हैं? अगर मैं पादप संगरोध की बात करूं तो इसको हम कहते हैं वैसे प्लांट क्वारंटाइन। क्या कहते हैं? प्लांट क्वारंटाइन। मैंने क्वारंटाइन वर्ड बोला तो आपको समझ में आ गया होगा। जब कोरोना हुआ था तो सब व्यक्ति अपने अपने घर में क्या हो गए थे? क्वारंटाइन हो गए थे। जो बाहर से आए थे वो क्वारंटाइन क्यों हुए थे? ताकि अगर उनमें कोरोना वायरस हो वो दूसरों को ना फैल सके। ऐसे ही पादपों में होता है। जब हम कोई पादप की प्रजाति या फसल की प्रजाति बाहर से लेकर के आते हैं तो उसको हम रोग, कीट और खरपतवारों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं एक स्थान पर और देखते हैं कि इसमें रोग, कीट और खरपतवार तो नहीं है। यह क्रिया क्या कहलाती है? पादप संगरोध या क्वारंटाइन कहलाती है। पादप संगरोध क्या है? पादपों में रोग, कीट एवं खरपतवारों की सुरक्षा के लिए नियंत्रित करना क्या कहलाता है? पादप संगरोध कहलाता है। रोग, कीट और खरपतवारों को नियंत्रित करने की विधि पादप संगरोध कहलाती है। कौन से पादपों में? जो बाहर से आयातित पादप। लिखोगे कैसे? बाहर से आयातित पादपों में रोग, कीट और खरपतवारों को नियंत्रित करने की विधि पादप संगरोध कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूं अगला क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस, अब देखो शायद आपको टेस्ट क्रॉस समझ में ना आए और ये जायज सी बात है, आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूं तो इसको हम कहते हैं प्रतीप संकरण। क्या कहते हैं इसको? प्रतीप संकरण कहते हैं। अब आपको बताना है प्रतीप संकरण क्या है। वैसे मैंने ये आपको कई बार बताया भी है, दोबारा से बता दूं। प्रतीप संकरण क्या होता है? जैसे जो हमारे जनक हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी का हमने क्रॉस कराया दोनों का, तो हमें नई संतान की प्राप्ति हुई सी। जब हम इस सी का क्रॉस पुनः किसके साथ कराते हैं? ए के साथ कराते हैं, तो यह विधि क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस या प्रतीप संकरण कहलाती है। यानी जब F1 पीढ़ी, ये क्या हो गई? ये F1 पीढ़ी हुई, जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक के साथ कराते हैं, ये क्या है? जनक, जनक के साथ कराते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस कहलाती है। क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक के साथ कराएंगे तो उस क्रिया को टेस्ट क्रॉस या प्रतीप संकरण कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? अब इस प्रश्न में कई सारे स्टूडेंट्स तो ये कहेंगे कि ये तो हमारे चैप्टर में है नहीं, तो मैं आपको बता दूं आपके चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही ये बात लिखी हुई है। अगर मैं वंशागति के नियमों की बात करूं तो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं बता दूं किसने किया था? मेंडल ने किया था। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कपास की प्रथम संकर किस्म है, ये भी पहले पेज पे ही दे रखा है। अगर हम कपास की प्रथम संकर किस्म की बात करें तो वो कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है आपकी H4। कौन सी है? H4। कपास की प्रथम संकर किस्म H4 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जीन कोश से क्या अभिप्राय है? जीन कोश से क्या अभिप्राय है? अब ये प्रश्न हमारा काफी इंपोर्टेंट है। जीन कोश से क्या अभिप्राय है? एक तो हमने क्या पढ़ा? जनन द्रव्य पढ़ा। जनन द्रव्य क्या था? जनन द्रव्य था हमारा आनुवांशिक पदार्थ जो फसलों की प्रजातियों में उपस्थित होता है। लेकिन जीन कोश क्या है? फिर जीन कोश क्या है? तो मैं बता दूं, जीन कोश भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन ये कौन सा होता है? जो संकरण योग्य प्रजातियों में उपस्थित होता है। संकरण योग्य प्रजातियों में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जीन कोश कहते हैं। जीन कोश क्या है? जो संकरण योग्य प्रजातियां हैं उनमें उपस्थित जीन या उनमें उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? जीन कोश कहलाते हैं। रटने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट क्या है? जनन द्रव्य का संरक्षण किन किन स्थानों पर किया जाता है? ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। जनन द्रव्य का संरक्षण किन किन स्थानों पर किया जाता है?
अगर मैं जनन द्रव्य के संरक्षण की बात करूं तो कौन कौन से स्थानों पर कर सकते हैं हम? ब्लड बैंक में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? ब्लड बैंक। दूसरी अगर मैं बात करूं हम किसमें कर सकते हैं? जीन बैंक में कर सकते हैं, जीन बैंक में कर सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं हम किसमें कर सकते हैं? अंग बैंक में कर सकते हैं, अंग बैंक। इन सभी में हम क्या कर सकते हैं? जनन द्रव्य का संरक्षण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया होगा शायद जनन द्रव्य का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो स्वस्थाने, जो उसी स्थान पर किया जाता है जहां फसल प्रजाति उपस्थित होती है। एक बाह्य स्थाने, जो प्राकृतिक या कृत्रिम बाहरी स्थान पर किया जाता है, जैसे ब्लड बैंक है, जीन बैंक है, अंग बैंक है। ये क्या है? ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है। नेक्स्ट में अगर बात करूं भौतिक उत्परिवर्तजन कौन कौन से हैं? भौतिक उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तजन क्या होते हैं मैंने पहले बता दिया। ऐसे कारक जो पादपों में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन कौन कौन से उत्परिवर्तन होते हैं तो मैं आपको बता दूं। भौतिक उत्परिवर्तन में आपके आते हैं किरणें, जैसे गामा किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। जो जितनी भी किरणें होती हैं वो किसमें आती है? वो भौतिक उत्परिवर्तन में आती है। जैसे गामा किरणें, यूवी किरणें, ये सारी क्या है? ये भौतिक उत्परिवर्तन का कारण है। तो ये प्रश्न हमारे कौन से हुए स्टूडेंट्स? 13। ये प्रश्न हुए हमारे 1 नंबर वाले, जो 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे ऐसे भी हैं जो आपको वन वर्ड के टाइप में पूछे जाएंगे। जो आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न आएंगे उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब देखो ये प्रश्न मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इनमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको मोटे तौर पर इन सारे प्रश्नों को बता देता हूं। अब मोटे तौर पर कैसे? जैसे ये क्या है? पहला है हमारा समूह चयन और मूल्यांकन में अंतर। अगर मैं दोनों के अंतर की बात करूं तो चयन क्या है? चयन तो उन्नत किस्म के पादप प्रजातियों को चुनने की विधि है, चुनाव की विधि है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन है चुने हुए पादप और पुरानी पादपों में तुलना। जैसे हमने मान लो किसी पादप प्रजाति का चयन किया तो जो चयन की गई प्रजाति है और पहले से जो वह मौजूद प्रजाति है दोनों की तुलना करना क्या है? मूल्यांकन है। उसके बाद में बात करूं पादप पुनर्स्थापन के क्या लाभ है? पादप पुनर्स्थापन के लाभ मैंने जब भी आपको ये चैप्टर बताया होगा कुछ भी इसके बारे में, मैंने ये चीज आपको जरूर बताई होगी। पादप पुनर्स्थापन के द्वारा क्या होता है? नई फसलों का विकास होता है, नई किस्मों का विकास होता है, उन्नत किस्मों का विकास होता है, रोग और कीटों का नियंत्रण होता है, खरपतवारों का नियंत्रण होता है। ये बहुत चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई। आगे अगर बात करूं आनुवांशिक अपर्दन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है। आनुवांशिक अपर्दन मैंने आपको बता दिया, जंगली प्रजाति और खेती योग्य प्रजाति दोनों के बीच में विविधता में कमी आना आनुवांशिक अपर्दन। अब इस विविधता में कमी आने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो यही है कि वैज्ञानिक खेती अपना रहे हैं अपन। दूसरा कारण है आजकल हम उन्नत किस्मों का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा कारण है हम क्या कर रहे हैं? आजकल हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे दोनों में क्या आ गई? विविधता में कमी आ गई। तो ये 3 कारण हम यहाँ पे लिख देंगे और 3 ही कारण लिखने हैं क्योंकि ये 1.5 नंबर का हमारा प्रश्न है। अगला है शुद्ध वंशक्रम चयन व समूह चयन में अंतर लिखिए। 1.5 नंबर का प्रश्न है, 1 या 2 अंतर आपको लिखने हैं। समूह चयन कौन सी फसलों में अपनाया जाता है? ये स्वपरागित फसलों में अपनाया जाता है और ये परपरागित फसलों में। शुद्ध वंशक्रम चयन स्वपरागित फसलों में, समूह चयन परपरागित फसलों में। इसकी अगर मैं बात करूं इसके द्वारा स्वपरागित फसलों में सर्वाधिक सुधार किया जाता है और इसके द्वारा परपरागित फसलों में सर्वाधिक सुधार किया जाता है। ये चयन की महंगी विधि है और ये चयन की सस्ती विधि है। शुद्ध वंशक्रम चयन महंगा होता है और समूह चयन हल्का सा सस्ता होता है। ये दोनों में क्या हो गए? अंतर हो गए। अगला है शुद्ध वंशक्रम चयन के गुण वह दोष लिखिए, काफी इंपोर्टेंट है। अगर मैं गुण की बात करूं, गुण का मतलब होता है विशेषता। शुद्ध वंशक्रम चयन की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यह स्वपरागित फसलों में चयन की सबसे अच्छी विधि है। दूसरी विशेषता, इस विधि के द्वारा फसलों में सर्वाधिक सुधार किया जा सकता है। 2 विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, इस विधि द्वारा विकसित किस्मों में आनुवांशिक विभिन्नता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती। 3 गुण हो गए। अब आपको क्या लिखने हैं? दोष लिखने हैं। जरूरी है 3 लिखो, आप 2-2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दोष क्या होंगे? पहला दोष तो यही होगा कि इस विधि के द्वारा विकसित किस्मों की जो मूल किस्में उनमें आनुवांशिक विविधता होना अनिवार्य है। यानी इस विधि के द्वारा सुधार तभी हो सकता है जब इसकी मूल किस्मों में क्या हो? आनुवांशिक विविधता हो।
दूसरा, ये विधि कैसी है, मैगी है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। दो इसके क्या हो गए, दोष हो गए। नेक्स्ट में अगर बात करूं समूह चयन के गुण लिखिए, समूह चयन के गुण, तो भाई 3 गुण आपको लिखने हैं। सबसे पहला गुण क्या होगा, यह परपरागित फसलों में अपनाई जाती है, परपरागित फसलों में चयन की सबसे अच्छी विधि है। दूसरा क्या होगा, यह परपरागित फसलों में चयन की सबसे पुरानी विधि है, सबसे अच्छी तो है, उसके बाद सबसे पुरानी विधि है। तीसरा क्या होगा, इस विधि के द्वारा परपरागित फसलों में सर्वाधिक सुधार किया जा सकता है, इस विधि के द्वारा परपरागित फसलों में सबसे ज्यादा सुधार किया जा सकता है। आगे अगर मैं बात करूं, परबहुगुणता का पादप प्रजनन में महत्व रखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परबहुगुणता का पादप प्रजनन में महत्व। अब परबहुगुणता का क्या महत्व, देखो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला महत्व यह है, परबहुगुणता के द्वारा हम एक साथ अनेक लक्षणों को दूसरी प्रजाति में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला महत्व क्या हुआ, एक साथ अनेक लक्षणों को दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा क्या होगा, जो प्रजाति संकरण योग्य नहीं है उनमें संकरण कराया जा सकता है, जो प्रजाति संकरण योग्य नहीं है उनमें संकरण कराया जा सकता है। तीसरा क्या होगा, परबहुगुणता के द्वारा नई फसलों का विकास किया जा सकता है, किसका, नई फसलों का। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्रिटिकल, ट्रिटिकल क्या है, एक नई फसल है, उसका विकास किसके द्वारा किया गया है, परबहुगुणता के द्वारा किया गया है। तो 3 हमारे लक्षण होंगे। सबसे पहले एक साथ अनेक लक्षणों का स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरा क्या होगा, इसके द्वारा संकरण अयोग्य फसलों में संकरण कराया जा सकता है। तीसरा क्या होगा, इसके द्वारा नई फसलें विकसित की जा सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ट्रिटिकल। उसके बाद में बात करूं, बहुगुणता कितने प्रकार की होती है, वर्णित कीजिए। अब आपको बताना है बहुगुणता कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया बहुगुणता जनरली 2 प्रकार की होगी, एक तो हम कह सकते हैं असुगुणता, 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 और स्टूडेंट एक क्या होती है, एक होती है सगुणता। दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि ये 1.5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब अगर मैं असुगुणता की बात करूं तो क्या है, जब गुणसूत्रों की संख्या में एक या अधिक की कमी होती है, जब संख्या में कमी होगी तो असुगुणता, जब जोड़े में कमी होगी, जब गुणसूत्रों के जोड़े में कमी या वृद्धि होगी तो सगुणता। जैसे मान लो क्या हो जाए, 2n+1 हो जाए तो क्या होगी, ये तो होगी असुगुणता। जैसे मान लो क्या हो जाए 2n+2, अब 2 क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया, इसमें से एक जोड़ा निकल गया सीधा, तो ये क्या हो गई, सगुणता। जैसे मान लो यहाँ 44 गुणसूत्र है, उसमें से एक कम हो गया तो कितने हो गए, 43, 43 का जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ 44 गुणसूत्र है, उसमें से 2 कम हो गए तो कितने बचे, ये बचे आपके 22, यानी 21 जोड़ी, कितने बचे, 21 जोड़ी। यहाँ 22 जोड़ी थे, उसमें से एक कम हुआ, यहाँ कितने थे, 22 जोड़ी थे, उसमें से अब कितने रह गए, 21 जोड़ी, यानी एक जोड़ी कम हो गई सीधी सीधी। जब जोड़ों की संख्या में कमियां वृद्धि होगी तो वह स्थिति क्या होगी, सगुणता। जब एक गुणसूत्र की संख्या में कमियां वृद्धि होगी तो वह स्थिति क्या होगी, असुगुणता। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, स्वतः उत्परिवर्तन एवं प्रेरित उत्परिवर्तन में क्या अंतर है। काफी सरल है, स्वतः उत्परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं और जो प्रेरित उत्परिवर्तन है वो उत्परिवर्त जनों द्वारा पैदा किए जाते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं और ये उत्परिवर्त जनों द्वारा पैदा किए जाते हैं। इनकी दर धीमी होती है, इनकी दर तेज होती है, इनकी दर धीमी और इनकी दर कैसी होगी, तेज होगी। ये 2 अंतर हो गए इसमें। नेक्स्ट क्या है, प्रतीप संकरण के गुण व दोष लिखिए। प्रतीप संकरण के गुण व दोष, दोनों चीज आपको बतानी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रतीप संकरण के गुण क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। पहला इसका गुण या सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो प्रतीप संकरण है उसके द्वारा जो नई संतति विकसित होती है उसको पहचानने में आसानी होती है, नई संतति को पहचानने में आसानी होती है। दूसरा, जब नई संतति को पहचानने में आसानी होगी तो किसान इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो 2 इसके क्या होगा, गुण हो गए। एक तो नई संतति को पहचानने में आसानी होती है, दूसरा किसान इस की जो नई संतति है उनको आसानी से अपना लेते हैं। तीसरा, ये सस्ती विधि भी है, जो प्रतीप संकरण है वो सस्ती विधि है, ठीक है, संकरण की। अब गुण दोष क्या होंगे, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसके द्वारा जो किस्में विकसित होती हैं, जो फसलें विकसित होती हैं, उनके जो गुण होते हैं वो आवर्ती जनक की तुलना में कम होते हैं। जैसे मान लो मैंने गेहूं की कोई किस्म विकसित की तो उसके जो गुण होंगे, उसकी जो पैदावार होगी, उसकी जो मूल किस्म है उससे थोड़ा सा कम होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है,
दोष है। अगला क्या है, संकरण के प्रकारों को लिखिए। अब संकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होगा, दूरस्थ संकरण, जिसको हम अंतःप्रवेश संकरण कहते हैं, और एक क्या होगा, एक अंतर संकरण होगा। ठीक है। अगला, पादप पुनर्स्थापन के दोष कौन कौन से, यहाँ हमने पादप पुनर्स्थापन के लाभ पढ़े, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, पादप पुनर्स्थापन के दोष। दोष तो क्या होते हैं, इसके द्वारा नए रोगों का विकास हो सकता है, नए कीटों का विकास हो सकता है, नए खरपतवारों का विकास हो सकता है। ये क्या होगा, इसके दोष हो गए। अगला क्या है, जनन द्रव्य संरक्षण किसे कहते हैं, इसकी विधियां लिखिए। जनन द्रव्य संरक्षण क्या है, पादपों का आनुवांशिक द्रव्य है, उसको संरक्षण करके रखना। पादपों की प्रजाति में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ को संरक्षित रखना जनन द्रव्य संरक्षण हो गया। 2 प्रकार का होता है, स्वस्थानीय संरक्षण, वायस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण उसी स्थान पर किया जाता है जहां पादप प्रजाति उपस्थित होती है। वायस्थानीय संरक्षण किसी कृत्रिम या प्राकृतिक स्थान पर दूरस्थ जगह पर किया जाता है। जैसे मैंने बताया, जीन बैंक है, ब्लड बैंक है, अंग बैंक है, ये क्या है, वायस्थानीय संरक्षण है। ये प्रश्न हुए स्टूडेंट्स हमारे 1.5 नंबर वाले, तो 1 सही 1/2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, वो हमारे सारे ये प्रश्न। इसके अलावा जो हमें अगले प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न होंगे हमारे 4 नंबर वाले, और इस चैप्टर से हमें 4 नंबर वाला भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हो, और इसके जैसी बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। हर विषय के 10-10 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इतना काफी है। बाकी मेरे हिसाब से क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो एक बार कमेंट करके बता के भी जाना, और नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे कोई एक नया अध्याय लेकर के नए अध्याय के साथ चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू।